अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिस्टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स दोबारा करेक्टिव मूड पे दिखाई दे रहे हैं। रोल ओवर वीक चल रहा है तो ओवरऑल सिचुएशन यहां पे रूल आउट नहीं किया जा सकता प्रॉफिट टेकिंग को भी। और मार्केट के अंदर ये डिप जो है वो क्रिएट हो रही है, इस वजह से भी क्रिएट हो रही है कि रोल ओवर वीक है, एट द सेम टाइम करेक्शन भी देखी जा रही है। और इसके साथ साथ ये डिप जो है वो काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है क्योंकि ओवरऑल इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स पार्टिसिपेट करें मार्केट के अंदर, और वो इन्वेस्टर्स जो अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने की तो वो भी आ सकते हैं, और इसके साथ साथ न्यू इन्वेस्टर्स भी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ओवरऑल जो स्क्रिप्ट्स हैं काफ़ी हद तक ओवरबॉट हो चुके थे तो वो भी काफ़ी हद तक प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये डिप जो है वो काफ़ी फायदेमंद इस सेंस में भी साबित हो सकती है कि वो इन्वेस्टर्स जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं जो बाइंग करना चाहते थे लेकिन अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट में मिस कर चुके थे, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी जो है वो डिप क्रिएट हुए हैं। और यहाँ से मार्केट के जो नंबर्स हैं कल FATF पे भी बिलोंग करते हैं कि FATF का जो स्टैंस है कल सामने आ जाएगा, रिजल्ट सामने आ जाएगा, तो वहां से पता चलेगा कि पाकिस्तान जो है वो व्हाइट लिस्ट में जाता है या फिर ग्रे लिस्ट में स्टे करता है। अगर पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में चला जाता है तो यहाँ से मार्केट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। रोल ओवर वीक के बावजूद मार्केट के सेंटिमेंट्स हम कहेंगे टेक ऑफ कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट शो कर सकते हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,728.75 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 45,887.77। लोअर वाज 45,205.48 एंड फाइनली क्लोजर 45,362.58, यानी कि हमने 45,500 का साइकोलॉजिकल बैरियर लूज किया। 366.17 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 557.15 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 161.04 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू वाइज काम अच्छा होता हुआ दिखाई दिया है 26.20 बिलियन रुपीस। और वॉल्यूम रीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। बाइको पेट्रोलियम इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.37 के डिक्लाइन के साथ। 10.04 पे क्लोजर। 84.35 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। TRG पार्क सेकंड स्कॉट पे 0.94 का डिक्लाइन देखा गया। 137.30 मिलियन पे क्लोजर रहा। 47.47 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली WTL 0.11 का डिक्लाइन देखा गया। 1.54 पे क्लोजर रहा। 27.27 का कारोबार रहा। अगेन ये तीनों स्क्रिप्ट्स वहां से बिलोंग करते हैं जहां पे हम देखा जा रहा था काफी हद तक बाइंग देखी जा रही थी डेली बेसिस पे, और डे ट्रेडर्स भी ज़्यादा इसको जो है वो प्रिफर कर रहे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ गिरावट देखी जा रही है। एट द सेम टाइम रोल ओवर वीक है तो हो सकता है रोल ओवर वीक के बाद सिचुएशन जो है वो स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे। और इसके साथ साथ पेट्रोलियम सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ भी कुछ ओवरऑल सिचुएशन इंटरनेशनल प्राइस को इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर बाइको पेट्रोलियम या डिफरेंट जो स्क्रिप्ट्स हैं इससे रिलेटेड वो सारे जब बाइंग होती है तो 2-3 दिन बाद उसके अंदर सेलिंग आना शुरू हो जाती है। कोई स्टेबिलिटी या कोई हम कहेंगे कंटिन्यूस सेलिंग या कंटिन्यूस बाइंग देखी नहीं जा रही है। ओवरऑल ये शेयर्स जो है वो प्रॉपर्ली ज़्यादा लाइमलाइट का हिस्सा नहीं है, और पोर्टफोलियो में भी लोग जो है वो काफ़ी हद तक इसको प्रेफर नहीं कर रहे। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक मार्केट को, इंडेक्स को, मार्केट की गिरावट को, ओवरऑल सिचुएशन को, मार्केट पे इम्पैक्ट क्या है, कोरोना का इम्पैक्ट जो आया था वो अब गुजर चुका है, और ओवरऑल सिचुएशन मार्केट की क्या दिखाई दे रही है। डिटेल डिस्कशन करेंगे, रिपोर्ट देखें, वापस आएं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की एशिया में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी की वजह को उसके इंडेक्स में इजाफे और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी पर मिलने वाले बुलंद मुनाफे से जोड़ा जाता है। स्टॉक मार्केट में तेजी को आलमी इदारे मईशत में बेहतरी का एक अहम इक़्तिसादी आशारिया करार दे रहे हैं, तो ये कहना बेजा न होगा कि हुकूमत ने मईशत को दोबारा बेहतरी की पटरी पर डाल दिया है, जिसका अहम आशारिया स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियां मज़बूत सिमत में सफर तय करती हुई तरक्की के रिकॉर्ड्स बना रही हैं। मौजूदा हुकूमत की कामयाबी है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया की बेहतरीन मार्केट में शामिल किया गया है। माहिरीन मईशत की नजर में मौजूदा वक्त में बरामदाद और तरसीलात ज़र में होने वाला इजाफा मईशत के लिए सूदमंद है। चंद सालों कबल तक स्टॉक और मार्केट से मुताल्लिक़ अमूमन लोग बहुत कम जानते थे, मगर इंडेक्स में हालिया बेहतरी और स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी के बायस सरमायादारों के साथ साथ छोटे इन्वेस्टर्स ने भी इंतहाई दिलचस्पी जाहिर करना शुरू कर दी है, और मौजूदा परफॉर्मेंस के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार है।
साथ ही कंपनीज के शेयर्स के हिस्से में अच्छे पॉइंट्स भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी इन्वेस्टर्स के एतमाद का सबब बन रहा है। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के साथ साथ मुकामी इन्वेस्टर्स की बदौलत मार्केट का लिक्विडेट हो जाना स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी उभरती मैशत की अलामत है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का शुमार अल्लाह के फजल से रीजन की दूसरी जबकि दुनिया की 10 में से 7वीं बेहतरीन मार्केट में होने लगा है। माहिरीन की जानिब से मुस्तकबिल में शरह नमू मजीद बढ़ने की पेशनगोइयों ने सरमायाकारों में एतमाद पैदा किया है, जिन्होंने मार्केट में शोबा जाती बुनियादों पर सरमायाकारी की है और मार्केट ग्राफ बुलंदी की जानिब गामजन हुआ है। यही वजह है कि सन 2005 के बाद से अब पाकिस्तान स्टॉक में बेहतरीन ट्रेडिंग ने एक बार फिर स्टॉक की जानिब दुनिया भर के लोगों की तवज्जो मरकूज करा दी है। एग्जैक्टली हम देख रहे हैं दुनिया भर की तवज्जो पाकिस्तान की मार्केट्स पे दिखाई दे रही है। पूरे वर्ल्ड के अंदर 7वें नंबर पे मार्केट की पोजीशन आ रही है। अभी तक की हम देख रहे हैं पूरे रीजन के अंदर मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नजर आ रही है। एट द सेम टाइम जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो काफ़ी हद तक चीप है पूरे रीजन में। अभी भी अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि अगर वो पाकिस्तान की मार्केट को प्रेफर करें तो यहाँ पर उन्हें 7% के अराउंड पी दिखाई देती है, जो कि पूरे रीजन में काफ़ी चीप है और जिसमें प्रेफरेंस ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान की लोकल मार्केट पे तो यहाँ भी इन्वेस्टर्स काफ़ी अवेयर हैं कि मार्केट के अंदर आएँ और इन्वेस्टमेंट करें। एट द सेम टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट का इनिशिएटिव लिया गया है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अभी हम चलते हैं ब्रेक के जाने, प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून। हर साल 24 फरवरी को जमहूरिया एस्टोनिया अपना यौम आज़ादी मनाता है। मोरक्को से ताल्लुक़ रखने वाले इब्ने बतूता 24 फरवरी सन 1304 को पैदा हुए। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद समी 24 फरवरी सन 1981 को कराची में पैदा हुए। मशहूर व मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा नसीम बेगम 24 फरवरी सन 1936 को पैदा हुई। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस और इसकी ओवरऑल जो इसके ऊपर ट्रस्ट डेवलप होते हुए जा रहा है इन्वेस्टर्स की जानिब से, उसके बारे में आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फरीद आलम साहब, CEO ऑफ AKD सिक्योरिटीज। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, सबसे पहले ये बताइए ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रही थी। एक एनर्जेटिक, एक हम कहेंगे प्रॉपरली कंटिन्यूस रिकवरी देखी जा रही थी। कोरोना के चैलेंज के बाद भी हमने देखा कि पाकिस्तान की मार्केट में पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही थी। एट द सेम टाइम अब जबकि रोल ओवर वीक क्या शुरू हुआ है, इस पूरे मंथ के अगर हम परफॉर्मेंस को ज़रा विटनेस करें तो यहाँ पर कुछ करेक्शन, कुछ नेगेटिविटी, कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, ऐसा क्यों है? थैंक यू वेरी मच। पॉइंट ये है कि जो थी नहीं है, मतलब स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, बट ड्यूरिंग द डे के लिए आपका पॉइंट और जो वजन सिलेक्शन ऑफ वर्ड बिल्कुल सही है। रोल ओवर वीक जब भी आता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो ये जो हमारे मनी लेंडर्स हैं वो ज़ाहिर है इन ये प्रिवेल कर जाते हैं फॉर रीजंस बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन, और इस वक्त भी यही हुआ। आज का दिन अगर आप रेफ़र कर रही हैं तो रोल ओवर वीक्स में ऐसा होता है, और आप अगर ट्रैक कर लें पीछे जब भी रोल ओवर वीक आता है तो मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। जहाँ मार्केट में पैसा लगाने वाले भी हैं, जो लेंडर्स हैं या जो फ्यूचर में पैसा लेंड कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में लोग अवेलेबल हैं, लेने वाले भी हैं, लेकिन सिस्टम समहाउ और रीजंस, मुझे याद है कि 13 साल हो गए मैं जब एक कमेटी मेंबर था, कराची स्टॉक एक्सचेंज वहाँ हुआ करता था, आजकल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, वो एक हम कहते थे कि 1 मंथ का, 2 मंथ और 3 मंथ के 3 कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएं, और आ जाएंगे, लेकिन मेरे और आपकी ज़िंदगी में आ रहे तो अच्छी बात है, वरना अब 90 डे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम सुन रहे हैं पीछे कि हो रहा है। पहली दफ़ा तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स आएगा, लेकिन फिर बाद में जो 3 मंथ्स वाला है वो डैट विल टेक केयर ऑफ द शॉर्टर ड्यूरेशन
कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यानी अगर 100 रुपये का शेयर है तो उसकी डील समझे, आसानी के लिए हम कहते हैं, और अगर कोई अबाउट 10% पे कर रहा है तो पहली दफ़ा में तो उसको हो गया, बिल्टअप कर दिया उसने लेंडर ने 30 डेज़ का, फिर बाकी जब मार्केट में वो गया तो फिर वो जिसने वो 70 दिन का चाहिए, 50 चाहिए, तो ऑटोमेटिकली मार्केट वाले भी एडजस्ट कर लेंगे और ये लैंडिंग वाले भी एडजस्ट कर लेंगे। बट टिल सच टाइम इट हैपन्स, बिकॉज एज आई हैव आयरनिकली सेइंग के बहुत टाइम हो गया, ये हो जाना चाहिए, अभी भी शायद ये SECP के लेवल पे रुका हुआ है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो एक तो ये वजह थी। दूसरा ये है कि आप देखिए सिस्टम में बहुत लिक्विडिटी है, अल्लाह का बहुत शुक्र करम है, हम आपके प्रोग्राम में भी सुनते भी रहते हैं, कहते भी रहते हैं। पाकिस्तान में लोअर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से और स्टेट बैंक और सब कुछ जो हम बार बार कहते रहते हैं उसकी वजह से लिक्विडिटी है, एसेट प्राइसिंग बढ़ी है, अजनास की कीमतें बढ़ी हैं, लोगों के पास यानी ये जो कैश इन ट्रांजिट है, ये जो मनी इन सर्कुलेशन है वो भी बहुत बढ़ गया है। लेकिन अफसोस की बात है जिस सेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वहाँ लिक्विडिटी नहीं पहुँच पाती, और आज नहीं है, ये रोल ओवर वीक नहीं है, ये साल नहीं है, 10 साल 20 साल, जो एसेट क्लासेस में ये जो हमारी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, इसको अगर हम देखें, और मैं आपकी नॉलेज के लिए अगर बताऊं कि देखें टोटल हमारी हो गई 50-55 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप, उसमें से 30% है फ्री फ्लोट, तो 30% ऑफ इट वुड बी अबाउट, तो अबाउट समझें कि 2.5 या 2.6 ट्रिलियन की हमारी टोटल मार्केट कैप है, जो फ्री फ्लोट वाली मार्केट कैप का फ्री फ्लोट। तो अब अगर हमारे पास बाकी सेविंग अकाउंट देख लें, मतलब 17 बिलियन हमारे पास बैंकिंग सेक्टर में पड़ा हुआ है डिपॉजिट की शक्ल में। रियल एस्टेट को तो हम अहाता नहीं कर सकते, उसमें बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जीरोज इतने बढ़ जाएंगे कि हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं, ट्रिलियन से भी आगे बढ़ जाएंगे, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस। सेविंग अकाउंट्स देख लें, बैंक अकाउंट्स देख लें, टी बिल देख लें, PIB देख लें। सबसे आसानी के लिए मैं सिर्फ कंपेयर कर दूँ तो हम अगर बैंकिंग सेक्टर डिपॉजिट्स ही देख लें तो 17 ट्रिलियन के हैं, हमारी मार्केट का फ्री फ्लोट वो 2.62 बिलियन 2.6 ट्रिलियन का है। तो हमारी मार्केट बहुत है। हमारे पास इस वक्त इस जगह पे लोग पता नहीं क्यों, अच्छा बैंकर्स को देख लें आप, तो जो बड़े बैंक्स हैं सारे, अब बड़े कह दिया तो सबका नाम ले सकते हैं, हबीब बैंक, MCB, नेशनल बैंक, UBL, चले सर ब्लू चिप दे दें। नहीं, बैंकों में नाम में हमारे प्रेस्टीज है, हमारा मतलब हमारी कौमी सरमाया है ये सारे बड़े बैंक्स। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये इन तमाम बड़े इंस्टीट्यूशंस जो लिस्टेड कंपनी है पाकिस्तान की, उनके लैंडिंग के लिए तो ये काइबर -1 पे भी तैयार हो जाएंगे। अच्छा, चले K+1 कर लेते हैं जो नॉर्मल लैंडिंग है। बट अगर इनसे कहो कि भाई क्रेडिट रिस्क आपने लेना है, OGDC, PPL, पाको, जिस मर्जी कंपनी पे, लेकिन आप इस कंपनी का शेयर बहुत सस्ता है, डबल डिजिट रिटर्न मिल रही है, आप इसके अंदर शेयर खरीद लें, तो वहाँ इनको थोड़े से इशू होता है, बिकॉज बैंकर जिसके पास लिक्विडिटी है सिस्टम में, वो ट्रेंड है फॉर टेकिंग क्रेडिट रिस्क। और ये वाला स्टेटमेंट भी मुझे देते देते मैं जवान से बूढ़ा हो गया कि ये ऐसा ही रहेगा। हमारे H&Ws और रिटेलर्स हैं, ये हॉट मनी होती है, ये पैसा जहाँ आता है उतनी तेज़ी से निकल भी जाता है। तो जो परमानेंट पैसा जो घुमाता है पूरी दुनिया में मार्केट को, वो चाहे इंटरनेशनली मैं पहले बात कर लूँ, वो हमारे यहाँ उसकी जो है वो ये है स्टेट लाइफ्स या समझ लें कि इंश्योरेंस कंपनीज, जहाँ परमानेंट पैसा आके स्टे करता है और उन्होंने रिटर्न बना के अपने डिपॉजिटर, शेयर होल्डर्स या अपने स्टेक होल्डर्स को देनी होती है। तो आई थिंक ये हमें जो वजन हम डाल देते हैं रिटेलर्स पे या H&Ws पे, ये डालना किसी हद तक सही है, बट देयर शुड बी अ लेयर जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो, DFIs भी हैं आगे। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट पे इन लोगों को जिनके पास पैसा है, सरमाया है, इंस्टीट्यूशन लेवल पे एतबार कम है, और उसमें मैं और आप सारे टू बी ब्लेम्ड हैं। हम ब्लेम हैं तो सर इसके लिए कोई सोल्यूशन भी तो होगा, हम सिर्फ क्रिटिक्स करेंगे और फिर सिर्फ बातचीत करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई सोल्यूशन की तरफ भी तो जाना चाहिए ना। ये अच्छा सवाल है। ये यंगस्टर्स आजकल मैं देखता हूँ जिनसे कोई इशू डिस्कस करो तो कहते हैं सर सोल्यूशन बताएं। आप जब सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन की वजह से तो हम बैठे हैं यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है, आई एम विद यू व्हेन यू आर आस्किंग दिस, बिकॉज हम बहुत दफ़ा सुनते हैं इश्यूज, उसके सोल्यूशंस हम नहीं सुनते या लोग बताते नहीं हैं। सोल्यूशन आसान भी नहीं होते और सोल्यूशन हर एक का, लेकिन जाना तो पड़ता है सोल्यूशंस की तरफ। सोल्यूशन हर एक का फ़र्क हो सकता है। जिस तरह मैंने आपको सिर्फ तवज्जो दिलाओ नोटिस, जिस तरह कौमी असेंबली में होता है ना कि तवज्जो दिलाओ नोटिस, आपको स्पीकर साहबा को कह दिया मैंने। अब देर आर पीपल इन द ग्रुप्स एंड थिंक टैंक्स सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है। पाकिस्तान में
बड़े बैंक्स आज बैंकों पे ज़्यादा शामत या मेरा दिमाग गुस्सा या मेरी सर मोडीज की रेटिंग आई हुई है, बैंक्स तो फिर अच्छे चल रहे हैं, आप बैंकों पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? आपने अच्छा कहा, बैंक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन एक इतने बड़े बैंक्स, अब मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज उसकी फ्रेंचाइज वैल्यू खराब ना हो जाए, एक इंटरनेशनल बैंक, पाकिस्तानी बैंक, लेकिन जो इसकी इंटरनेशनल फेम है ABCD चारों, वो 0.7 ऑफ बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। राइट। अब उसकी ROE डबल डिजिट में है, डिविडेंड यील्ड उसका इतनी ज्यादा है कि मार्केट से ऊपर की है, लेकिन कोई लेने वाला तैयार नहीं है उसका। तो जब तक पाकिस्तान में गोरे की वापसी नहीं होगी तो ये जो ब्लू चिप्स हैं आपके वो बेचारे सफर कर रहे हैं, उनकी प्राइस डिस्कवरी नहीं हो रही। हमारे जो दिस इज द रीजन के बैंकिंग सेक्टर भी और इवन ENP भी काफी जो है वो एक हैवी वेटेड जो सेक्टर्स हैं वो काफी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। उसकी अलग कहानी है, उसकी अलग कहानी है। तो चलें सर, इंटरनेशनली ऑयल प्राइस का इम्पैक्ट भी है, तो मैं ऑयल सेक्टर पे भी आना चाहूंगी। आपने बैंकिंग सेक्टर को तवील और प्रॉपर्ली डिस्क्रिप्टिव नोट पे जो है वो बताया है, तो आप प्लीज ENP सेक्टर को भी ऐसे ही डिस्क्राइब करें। शुक्रिया, आपने फिर टाइम दे दिया मुझे इसको डिस्क्राइब करने के लिए। देखें जो ENP वाला है, और आपने बिल्कुल सही, यू हिट द नेल कि इंटरनेशनल क्रूड की प्राइसेस देखें 30 से 40, 50, 60, 65 तक पहुंच गई। 62 तो क्रूड हो गया, ब्रेंट उससे भी ऊपर होता है। तो यहाँ की ENP कंपनीज को तो डबल हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हमारी जो कंपनी है बेचारी वहीं रुल रही है, और वो भी डाउन 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 सारी जी, बहुत ही मतलब उसकी वजह वो सर्कुलर डेट है। आज ज्यादा पिटाई हुई है सबकी हमारे कुछ लग रहा है ज्यादा, क्योंकि मार्केट ने साइकोलॉजिकल वैल्यू भी लूज कर दिया, 45,000 पे आ गई, अभी कुछ पता नहीं है, बाकी 2 दिन और बाकी हैं इस ट्रेडिंग सेशन में। चले सर, ENP से पहले जरा थोड़ा मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं ना, क्या दिखाई दे रहा है सर ओवरऑल टेक्निकल टर्म्स में, मार्केट कहाँ जा रही है? मार्केट ठीक है, मार्केट बढ़ती रहेगी, लेकिन इतनी वॉलेटिलिटी बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती, या हम लोग तो जो 365 डे प्लेयर्स हैं वो सब संभाल लेते हैं ऊंच नीच, लेकिन जो नए लोग आते हैं, लेकिन जो फ्रेश इन्वेस्टर आए हैं ना, और बहुत सारे आए हैं हमारे पास भी, इतने अकाउंट्स पिछले 1.5 साल में जो खुले हैं, मेरे ख्याल से पिछले 5 साल में नहीं खुले थे। राइट। तो देयर आर पीपल हु हैव शिफ्टेड, लेकिन वो ज़्यादातर रिटेलर्स हैं। मतलब बहुत बड़ी अमाउंट से नहीं आए, छोटी अमाउंट से हैं, बट तादाद में काफ़ी ज़्यादा आए हैं। इस एसेट क्लास ने रिटर्न भी बहुत अच्छा दिया है। दिस इज द रीजन कि मार्केट में थोड़ा सा वॉल्यूम्स बेहतर हैं, तो इस वजह से मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी है। वॉल्यूम मार्केट का गेज करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि टोटल जितनी भी वैल्यू ट्रेड हो दिन में, उसको डिवाइड में अपने जो मेरे स्टूडेंट दोस्त होते हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं या यंगस्टर्स को मैं कहता हूँ, एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो मैं पिछले 20 साल से करता हूँ, कि मैं वैल्यू ट्रेडेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ट्रेडेड का एक ग्राफ बना लेता हूँ। तो आजकल आप देखिएगी कि जो छोटे जो साइड स्टॉक हैं, ये जो साइड बोर्ड स्टॉक्स हैं, या 10 रुपए से जो कम वाले शेयर हैं, उनमें समहाउ ये रिटेलर्स बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर पहुंच गए हैं। उनको ये जो ब्लू चिप्स, इनका हमने शुरू में नाम लिया, ये जो अच्छी कंपनी है, जो मंजी हुई स्टेबल अर्निंग और ग्रोथ वाली कंपनीज हैं, वो हमारे नए इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आ रही, तो उनको ये छोटे छोटे से शेयर। तो सर ये भी तो है ना कि वो साल में एक बार परफॉर्म करते थे, एनालिस्ट तो ये कहते थे कि 3rd टियर सब्सक्रिप्शन साल में एक बार परफॉर्म करेगा, उसके बाद पूरे साल जो है वो खामोश रहेगा। तो दिस इज द रीजन कि अब वो ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, या डे ट्रेडर को कोई चार्म दिखाई दे रहा है उसके अंदर? देखिए, डे ट्रेडर को ये वाला जो बोनांजा, ये जो पीरियड मिला हुआ है, ये अच्छा मिला हुआ है। इसमें जो लोग हैं, बहुत सारी मेरे जानने वाली हाउस वाइफ भी क्लाइंट्स बनी हमारी, तो वो कहते हैं फरीद भाई तो बड़ा आसान काम है, लो अगले दिन बढ़ जाता है। तो मैं उसको फिर वो शेयर सुनाता हूँ, फिर रिमाइंड करती हैं हमारी भाभी और बहनें। वो इसने बड़ा ये फिलोसफिकल शेयर है। वो शेयर ये था कि मैं तो हरी भरी शाख को समझा था जिंदगी, पत्ता गिरा तो दर से फना दे गया मुझे। तो ये दुनिया, और पाकिस्तान भी एक्सेप्शन नहीं है। फरीद साहब जब भी आते हैं थोड़ा लाइटर नोट पे प्रोग्राम हो जाता है, अगर मैं प्रॉपर्ली कांस्टेंट भी अगर रखूं तो यहाँ भी मुझे थोड़ा सा एक कॉमेडी सुनने को मिलती है। ये स्टेटमेंट सुनना, और मेरे जैसे, क्योंकि मुझे इस लाइन में बहुत टाइम हो गया, लोग कहते हैं बड़ा आसान काम है, ये जो है ना हमने शेयर लिए थे महंगे हो गए, हम ज्यादा लेते ज्यादा कमाई हो जाती। लेकिन ये जो वॉलेटिलिटी है ये तंग करती है बाज लोगों को। ये जो शेयर एक ही तरफ नहीं चलते, वो उनकी अर्निंग्स की ग्रोथ या कोई ना कोई अवामिल होते हैं जो उनकी प्राइस को मूव कर रहे होते हैं। अगर तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, कंपनी प्रॉफिट में है, फिर तो 100 बिस्मिल्लाह, आपका टाइम आएगा। अगर आप गलत फैसला भी कर लेंगे, कंपनी की मैनेजमेंट ठीक है, कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी रेड में यानी लॉस नहीं कर रही, तो आपको आपने महंगा भी ले लिया है तो आपको टाइम आएगा। ये जो आपका पॉइंट था ना कि साल में एक दफा वाला बात, वो मैं भी मानता हूँ, साल में नहीं तो देयर कम्स अ टाइम व्हेन आपकी मिस प्राइसिंग भी मार्केट प्राइस सही कर देती है। लेकिन अगर कंपनी ही बंद है, चल नहीं रही, लॉस में है, और हर साल रिकरिंग बेसिस पे
लॉसेस पे लॉसेस शो कर रही है, फिर सिर्फ डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइस में पंप करके उस शेयर को ले लेना वो गलत तरीका है। वो गलत तरीका है, स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए, जो फेयर वैल्यू है वो दिखाई एक हद तक होनी चाहिए, बट जितनी आप संभाल सके। सर इशारा कर देना, फिर आप नाम ले लें, किसका नाम लेना चाह रहे हैं आप? कुछ तो है हमारे तो बता दें, प्रोग्राम के अंदर अच्छा है, व्यूअर्स भी फायदा उठा लेंगे। बात ये है कि जो हमारे लोग हैं ये थोड़ा एजुकेट होते जा रहे हैं, जो नए आते हैं उनको सेक्टर तो बता दें, कौन से सेक्टर से? मेरा पसंदीदा सेक्टर जो आपको पता है, पिछले मैं मार्च से आईटी और टेक्नोलॉजी मेरा फेवरेट है, आज भी फेवरेट है। लेकिन जो जिनकी बात कर रहे हैं आप, वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेक्टर्स फर्क है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्लीज। सेक्टर में देखिए, हर सेक्टर में कोई लैगर्ड्स हैं, तो ऐसे शेयर, ऐसे कंपनीज हैं जो बंद पड़ी हैं, चल नहीं रही। सर आजकल कौन सा बबल बन रहा है तो बता देना थोड़ा सा। ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और क्योंकि जिनको लिया हुआ है और अगर उसकी प्राइस चल रही है और वो कोई उसको मेरा ख्याल से हम सेक्टर या कंपनी जो बबल बना रही हैं छोटा मोटा, वो इतना बड़ा नहीं है कि हम खुदा न खास्ता हम समझें कि बहुत ज्यादा कंसर्न है, बट ये सिर्फ उनका वर्ड ऑफ कॉशन था। अब जो मार्केट के अंदर ये डिप क्रिएट हो रहा है, तो ये कितना ज्यादा डिप आएगा, एक तो ये प्लीज बताइए, और दूसरा ये कि अब क्या मार्केट के अंदर एंट्री लेने का टाइम है, खासकर न्यू इन्वेस्टर्स या जो अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं स्टार्ट में, तो उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे? एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि उसने कहा था कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट ट्री वाज 20 इयर्स अगो, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ। तो जो जिन लोगों ने इस एसेट क्लास की तरफ रुख नहीं किया, इट इज नेवर लेट, हर वक्त मार्केट में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज और आपको मिल रही होती हैं। राइट। अब जो बहुत ओवर राइप शेयर हैं, जिनकी 100 रुपए के 200, 300, 400 हो गए, जिसके अंदर एक प्राइस का साइकिल हो चुका है, उनको अगर आप शुरू में अपने बुके ऑफ, यानी जो अपने सैंपल में या अपने इन्वेस्टिंग कंपनीज में अगर थोड़ा सा आप डिस्टेंट पे रखें, देखिए ना, एक ही शेयर नहीं लेना होता, आपने 4-5 लेना होता है, और आपके जो सैंपल जो आप सिलेक्ट करें उसके अंदर आप ये देख लें कि जिन कंपनियों में एक स्टेबल अर्निंग वाले, एक ग्रोथ वाले, और एक ये जिनका हमने आज जिक्र किया कि जिनके अंदर बैलून्स बनते रहते हैं और बस। अच्छा सर किसी न्यूज़ की बात कर लेते हैं जो मार्केट को ट्रिगर्स जो दे सकती हैं अभी अपकमिंग। एक तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंटली अभी चल रहा है और एक कहते हैं ना नीड ऑफ द आवर भी है और काफ़ी लाइमलाइट में भी है, वो है FATF। तो कल क्या होने वाला है और मार्केट इससे कैसे रिएक्ट करेगी? मेरा ख्याल है इसी तनख्वाह पे गुजारा करना पड़ेगा, हम ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे अभी, क्योंकि जो इशू है हमारा वाइट में जाने की ख्वाहिश है और हमने काफ़ी सारा काम होमवर्क कर भी लिया है। लेकिन एक इनकी कंडीशन है FATF वालों की कि ये ऑन साइट इंस्पेक्शन करते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में ये है कि एक है पॉलिसी बनाना, एक है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। मेरे आपके लिए, हमारे इदारों के लिए, सबके लिए पॉलिसी बनाना बड़ा आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आई थिंक दिस इज द वेरी रीजन। सर अगर आप पूरा प्रॉपर आर्टिकल्स पढ़ें FATF से रिलेटेड जो हमने 2-3 दिन में काफ़ी ज़्यादा देखने में आए हैं, उनमें दिखाई ये दे रहा है जो मनी लॉन्ड्रिंग जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर स्टेन लगाया गया, तो वो खासकर पाकिस्तान के अंदर नहीं, आप दूसरे सक्सेसफुल कंट्रीज देख लें तो वहाँ पे तो अलाउड नहीं है सारी चीज़ें। कितनी ही चीज़ें वहाँ पर जो है उन्होंने अलाउ की हुई हैं, स्विस बैंक सबके सामने है, सारी चीज़ें हैं, मगर फिर भी पाकिस्तान के साथ ये सौतेला सलूक किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखें तो FATF के ऊपर खुद एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होकर या फिर आप इंडिया की साइड लेते हुए थोड़ा सा अगर इस चीज़ को पोलिटिसाइज करने की कोशिश करेगी, तो जो 2 साल से 3 साल से पाकिस्तान मुसलसल काविशें कर रहा है, तो इसके ऊपर तो ये बहुत ही वाकई एक सवालिया निशान बन जाएगा इनके ऊपर। देखिए FATF वाली जो बात हो रही है, इसके अंदर पहले लास्ट टाइम तो 21 आउट ऑफ 27 किया था, इस दफ़ा हमारी गवर्नमेंट क्लेम कर रही है और शायद सही कर रही है और बहुत सारे मेजर्स ले लिए हैं कि जिसके मुताबिक हम, लेकिन जो मैं आपको तवज्जो दिला रहा हूँ वो ऑन साइड इंस्पेक्शन वाली बात है जो फिलहाल नहीं हो रही। तो कल तो हम, मुझे लगता है कि ग्रे में रहेंगे, लेकिन हाँ हमें जो स्टेटमेंट जो इशू होगी उस पर गौर करना है। देखिए नाजरीन के लिए भी कि जो IMF का जो आई थी एक बड़ी इनकरेजिंग थी, हम जो फाइनेंशियल मार्केट्स में लोग हैं, स्टॉक मार्केट में लोग हैं, उसने IMF की स्टेटमेंट में 3 जगह पे तारीफ की थी। तो उसके अंदर एक जो इनकरेजिंग फैक्टर था, उसने हमारे जो KYC वाला है, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाली पे, रिफॉर्म्स के ऊपर, और तीसरा एक पता नहीं क्या था, उसने बहुत इनकरेजिंग स्टेटमेंट दी थी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग एंड वी आर एक्सपेक्टिंग के कल भी इंशाल्लाह कोई हमें इनकरेजिंग सी स्टेटमेंट आएगी और इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम यहाँ से निकल के चले जाएंगे वाइट पे। लेकिन एक बात नाजरीन के लिए भी, आज खलीज टाइम में तो उसने हमें वाइट में डाल दिया, राइट। तो हम खुशी है ऐसी बात की।
लेकिन मेरे ख्याल से एक टेक्निकल हिच है, अदरवाइज वी आर ऑलमोस्ट देयर। चलें, अगर सर व्हाइट लिस्ट में चले जाते हैं, सपोज अगर कल चले जाते हैं, तो मार्केट कैसे इसको, इस एक्साइटमेंट को कैसे शो करेगी, कितने पॉइंट्स के साथ आप समझते हैं? मेरे ख्याल से वो जिस पे शेयर वो था कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते, सेकंड पोएट्री खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। अभी व्हाइट लिस्ट में हम फिलहाल जा नहीं रहे। मार्केट में लोगों की ख्वाहिश बहुत है, हर जगह है, हर पाकिस्तानी को है, मार्केट में थोड़ी ज़्यादा है। बट आई थिंक थोड़ा रियलिस्टिक होकर देखें, और मैं जो रीज़न एक टेक्निकल सी बता रहा हूँ उस पर हमें, अगर वो कल उन्होंने कह भी दिया कि चले डन, तो इवन देन ये कल नहीं हो जाएगा कि आप व्हाइट लिस्ट में चले गए, इट विल बी टेकिंग सम टाइम जो ड्यू प्रोसेस। लेकिन पाकिस्तान तो न्यूज़ पर रिएक्ट करेगा ना, ऑब्वियसली मार्केट तो रिएक्ट करेगी। आज जो हमारे आपके जो काउंटर पार्ट्स बैठे हुए पूरे मीडिया हाउसेज में, मेरी उनसे थोड़ी सी शिकायत रही आज जब भी सुबह से हम टीवी पे देख रहे थे, बहुत से डिफरेंट चैनल, हर चैनल के अंदर पहले स्टेटमेंट आती थी कि पाकिस्तान ने अपनी कारकर्दगी पेश कर दी, वो एशिया, फिर दूसरे उस पर आते थे कि भारत का मनफी प्रोपेगेंडा चल रहा है, साथ में चल रहा है। तो आई थिंक ये जो हमारे जो दूसरी कंट्रीज हैं जिनका हमारे से एंटी एक चलता है, वो हम स्टेटमेंट बना के जब देते हैं तो लोग समझ रहे थे, हमें मुझे 2-3 लोगों ने फ़ोन किया, उनसे कहा कि सर ये एक ही सांस में 2 बातें कर रहे हैं, तो क्या खुदा ना खास्ता उनका प्रोपेगेंडा खुदा ना खास्ता कि प्रिवेल तो नहीं कर रहा? मैंने कहा नहीं, वो ऐसा अल्लाह का शुक्र है। फिर मैंने प्रेस देखा उनका, तो इंडियन प्रेस भी लास्ट टाइम तो बड़ी कोशिश कर रहा था हमारे ब्लैक फ्लैग करने की, अब उसने कहा है कि व्हाइट में नहीं जा रहे, ग्रे में रहेंगे। तो ये अपनी उनका जो जहर उगलने वाला काम सही है, बट नहीं, प्राइवेट चैनल्स को थोड़ी सी सुर्खियां चाहिए होती है ना, तो वो सोचते हैं कि उनकी रेटिंग आए और खबर एक ही सांस पे अगर एक एंकर पहले तो कह रहा है कि पाकिस्तान, नहीं, जिम्मेदारी होनी चाहिए खबर अगर तो इंडिया की नैरेटिव को हमें बयान करने का फायदा कोई नहीं होता, तो क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आती। चलें सर, ये शिकायत तो अब आपने ऑन एयर कह दी है, तो होपफुली लोग सुन लें और इस पर अमल करें। अच्छा, लेट्स कम टू द न्यूज़, अदर न्यूज़ जो एक मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है, प्राइवेटाइजेशन कमेटी कुछ शेयर्स भी ला रही है डिफरेंट, तो वो भी प्लीज़ मार्केट के लिए कितना पॉजिटिव होगा, हमारे व्यूअर्स को बताइए। लेकिन प्राइवेटाइजेशन कमीशन एक बहुत मुश्किल एक अपहिल टास्क पे लगा हुआ है, और ये जो लिस्ट आती है बार बार, उसमें 2 तो लिस्टेड कंपनीज हैं, पाकरी हो गया और ओजीडीसी से रिलेट करती हुई, अब तो ना पीटीसी, सबको हमारे इदारे हैं, हमारे बहुत हमारे लिए प्राइड और परफॉर्मेंस मिलना चाहिए इन सबको, अगर थोड़ी सी मैनेजमेंट और बेहतर कर लें तो। जब ये इनका जो थोड़ी सप्लाई साइड पे ज़्यादा आना शुरू होती है, या हमें सिर्फ इम्कान होता है, तो हमारे इन्वेस्टर्स कहते हैं कि चलो हम उस वक्त ले लेंगे जब ये 7% ओजीडीसी के शेयर आएंगे मार्केट में। वो 3 दफ़ा कह चुके हैं कि शेयर आया, शेयर नहीं आता, लेकिन वो एक टेम्पो टूट जाता है फाइनली। आई वुड नॉट से, मतलब मैं एज अ पाकिस्तानी मेरा अलग आंसर है, एज अ एनालिस्ट अलग है, तो एज एन एनालिस्ट बताएं प्लीज। मेरा नहीं ख्याल, और इस रेट पे आना भी नहीं चाहिए। ओके, अब देखें कि कहाँ और से, अगर आ जाता है तो बहुत जबरदस्त प्राइस मिल जाएगी हमें। नहीं, अगर प्राइस आपको मिले अपने माल की तो फिर तो आना चाहिए। अच्छा, हमारे पास हर तरह के हमारी गवर्नमेंट बहुत अमीर गवर्नमेंट है, अगर समझे तो। हमारे तो समझाने वाले लोग पता नहीं क्यों कम हैं या आगे नहीं आ रहे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत अमीर गवर्नमेंट्स में से है। अच्छा, मैं सिर्फ लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सिर्फ ओजीडीसी पीपीएल, मैं सिर्फ कन्फाइन करता हूं अपनी डिस्कशन ऑन ओजीडीसीएल। ओजीडीसी की जो वैल्यू है, अगर इनको एक होता है प्रॉफिट, एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो हमारे यहाँ अकाउंटिंग प्रॉफिट तो इन ऑर्गेनाइजेशन के बहुत है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं है। और दोनों साइडों पे है गवर्नमेंट पाकिस्तानी, यानी इदारा भी उनका है, पैसा भी उन्होंने आना है, और जो डिविडेंड देंगे वो डिविडेंड भी मेजॉरिटी उन्हीं को जाएगी। लेकिन वो सर्कुलर रेट के अंदर आप फंसे हुए हैं, और ये ज्यादा फंसे हुए हैं, पावर से नहीं फंसे हुए। ये सुई गैस और सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न गैस, ये जो गैस की सर्कुलर रेट है इसमें फंसे बहुत इश्यूज हैं। वो तो पावर वाले तो काफी हद तक अल्लाह का शुक्र है हो रहे हैं, सॉल्व हो गए, ये भी गैस वाले भी हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ बेहतरी आए। सर, मार्केट के सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि वो रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में आप कुछ कमेंट करें, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए ये इनिशिएटिव है, बहुत पॉजिटिव इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, डेली बेसिस पे अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, और इसके साथ साथ उनकी जो लिक्विडिटी है वो भी पाकिस्तान के अंदर आ रही है। ये एक अच्छी बात है कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मैसर है। जी हाँ, जिसने पाकिस्तान में जो अब तो सेंचुरी हो गई होगी, आज 96 मुल्क से आ चुका था परसों तक, तो 4 मुल्क और आए तो 100 मुल्क हो जाएंगे, और आपको पता है कि 500 मिलियन और देर अबाउट है। हाँ, ये ज़रूर है कि फिर प्रॉब्लम के हमारे अकाउंट्स तो खुल गए 85,000 90,000 वटेवर, लेकिन जो कैपिटल मार्केट अकाउंट खुले हैं वो 2800 ही हैं अभी तक, 2700 2800। तो चले, इनकरेजिंग है। हमें तो एज अ पाकिस्तान देख रहे हैं, मैं सिर्फ व्हाई शुड आई बी वियरिंग अ हैट ऑफ कैपिटल मार्केट। थोड़ा सा मार्केट करने की भी जरूरत है, इसको प्रॉपर्ली अवेयर कराने की, लोगों को कुछ हो सकता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली ना हो, ऐसा है।
मेरा ख्याल से जो वहाँ लोग हैं, जिस तरह अगर मैं सपोज बैठा हूँ यूएई में और मैंने अपना अकाउंट खोल लिया है, तो मुझे चाहिए और मेरे पाकिस्तानी भाइयों को भी चाहिए, भाइयों बहनों को, कि अपने थोड़ा सा वर्ड ऑफ माउथ के जरिए अपनी कम्युनिटी में ये बातें करें। एग्जैक्टली देखिए अभी तक तो सिर्फ आता था कि पैसा जब वो भेजते थे तो वन वे ट्रैफिक था, अब यहाँ से पैसा उनको वापस भी जा सकता है। अगर आप वहाँ बैठे हैं और आपके पास टाइम भी हो तो बाहर जब चले जाते हैं ना, हम पाकिस्तान में तो सोशल परसूट्स हमारे ऐसे हैं कि हमें भाग दौड़ में ज़िंदगी में टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो आपके पास सुकून होता है, क्योंकि वहाँ रिश्तेदारी हैं, दोस्ती हैं, थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर कोई बंदा, मेरा एक दोस्त है, वो सारा अपने घर का ऑनलाइन पेमेंटें शेमेंटें सारी वही कर रहा होता है बैठा हुआ, बीवी बच्चे उसके यहाँ हैं, वो सारी उनकी यूटिलिटी की पेमेंट, ये पेमेंट वो पेमेंट वहाँ बैठे कर रहा होता है। अच्छा, मैं जो पॉइंट रेस कर रहा हूँ और मैं जो खुशी है मुझे और उनको खास तौर पे, वो ये कहते हैं कि पहले हम सिर्फ वन वे ट्रैफिक भेजते थे, अपने किसी रिश्तेदारों कहते थे कि आप ये काम कर दो हमारा, अब वी आर डूइंग इट ऑन आवरसेल्व्स। हमें किसी को सीक्रेसी बहुत मेंटेन हो रही है लोगों की कि वहां भी मेरा अकाउंट है, यहाँ भी मेरा अकाउंट है, और प्रॉपर चैनल के थ्रू आ रहा है, डॉक्यूमेंटेड आ रहा है। और सेकंडली सिर्फ वन वे आ नहीं रहा, यहाँ से वापस भी जा सकता है। ओके, तो पहले जो हुंडी से लोग भेजते थे वो इधर भेजते थे, इधर से पैसा वापस नहीं आता था। ओके सर, एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कमी है। स्टार्ट से जो आपने कहा, आपने इंट्रोडक्शन में भी पॉइंट रेस किया कि गोरा नहीं आया अभी तक, तो फॉरेनर्स को कैसे अट्रैक्ट किया जाए सर? अच्छा सवाल है, मुश्किल चलें आप इसको मुश्किल सवाल का आंसर ढूंढे, जब तक हम चलते हैं और ये रिपोर्ट देखते हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने गैर मुल्की रेमिटेंस के जरिए हमारी मईशत में अहम किरदार अदा किया है। ऐसे ही पाकिस्तानियों की सहूलियत के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फॉरेन रेमिटेंस की पजीराई और रग़बत के लिए तेज रफ्तार पॉलिसी साजी की गई है, ताकि दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी अपनी मेहनत की कमाई बिला खौफ व खतर और बाआसानी अपने मुल्क भेज सकें। वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान और काबीना की काविशों की बदौलत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात में इजाफा एक खुशखबरी है। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफे का रुझान बरकरार है और गुज़श्ता छमाही के दौरान मजीद अरबों डॉलर पाकिस्तान भिजवाए गए, जो कि एक रिकॉर्ड भी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक साल 2019 दिसंबर के मुकाबले में गैर मुल्की रेमिटेंस में काबिल ज़िक्र इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफे की वजूहात में बाकायदा कानूनी ज़राए इस्तेमाल करना भी शामिल है। माहिरीन कहते हैं कि अगर समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र भिजवाने का यही रुझान बरकरार रहा तो एक साल में मजीद अरबों डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल होने का नया रिकॉर्ड बन सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने एक ट्वीट में पहले ही समंदर पार पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा कर चुके हैं कि जिनके हुकूमत पर भरोसे की सूरत में पहली मरतबा मुसलसल 6 माह तक भारी और यकसा तरसीलात ज़र मौसूल हुई हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सरमायाकारी चीन की जानिब से, जबकि चीन के बाद बड़ी सरमायाकारी नॉर्वे और फिर हांगकांग की जानिब से की गई है। पावर सेक्टर में इस माली साल में 764 मिलियन डॉलर सरमायाकारी की गई है। ये बात काबिल तारीफ है कि हुकूमत के पहले 5 माह में 1 अरब डॉलर से जायद की बराह रास्त सरमायाकारी की गई। पीटीआई हुकूमत अपने पहले ही 5 माह में मुल्क में होने वाली बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के बाद मुस्तकबिल करीब में मईशत के मुख्तलिफ शोबों में शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म मुतवक्किल सरमायाकारी का जायजा लेकर मुस्तकबिल की पॉलिसीज मुरतब कर रही है। इसी ज़िम्न में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन यूनिट का क़याम अमल में लाया जा चुका है। हाउसिंग, टूरिज्म और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क के अंदर सरमायाकारी करने में सहूलतकारी देने के लिए स्पेशल यूनिट कायम किए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मानना है कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए बैरूनी सरमायाकारी खुसूसन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अहम है। इसी सिलसिले में सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करने के लिए हुकूमत भी पुरअज़्म है। जी, रिपोर्ट आपने देखी, एफडीआई के बारे में बात हो रही है। फरीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद बात करते हैं। सर, एफडीआई के बारे में आप बता रहे थे, प्लीज गो अहेड। मैं ये कह रहा था कि ये जब चीज़ हो रही है और हमारी आंखों के सामने हो रही है तो हम बहुत इसको एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं और इससे वी आर हैप्पी दैट इज बीइंग डन। लेकिन अभी हम देखते हैं कि 6 महीने, साल, 2 साल पहले चले जाएं तो इस वाली जब तक ये बात या ये हमारे रोशन डिजिटल अकाउंट वाली इस हमने रिफॉर्म या विंडो नहीं ओपन की थी तो अब तो लग रहा है कि इट वाज सो सिंपल यार, व्हाई वुडंट वी डू इट अर्लियर। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त है, अच्छा है काम। और मैंने आपको बताया फ़ायदे क्या हो रहे हैं इससे, अमाउंट भी आ रही है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी बढ़ रहे हैं, बैंकर्स के भी और हमारे भी। और अब पॉइंट इज कि फॉरेनर्स को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। हाँ, एक है ये हमारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज वाला काम, वो तो टेकन केयर ऑफ बाय आरडीए। और जो मरात और जो हमने इनको दी है नॉन रेजिडेंट्स को, हमें खुशी है और हमें लगता है, वी आर होपफुल कि यही मरात पाकिस्तानी रेजिडेंट्स को भी मिल जाएंगी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत फ़ायदा है। ख़ास तौर पे ये जो हमारी
आना जाना, अकाउंट खोलने में जो प्रॉब्लम्स हैं, हमने और हमारी एकेडी टीम ने आज से बहुत साल पहले, और हमने राइटिंग में भी दिया हुआ है कि देखें एक इदारा होना चाहिए जिसने एक दफ़ा उसने अकाउंट खोल लिया तो वो वाला, मेरे फरीद आलम ने अकाउंट खोला एक जगह, अब वो मैं चाहे हबीब बैंक में अकाउंट खोलूँ, XYZ में खोलूँ, या ऑनलाइन अकाउंट मैं कोई ब्रोकर के साथ खोलूँ, तो दैट इंस्टीट्यूशन जिस तरह नादरा टाइप है, वो अगर मेरे पास सारा डाटा उसने मैप कर लिया है और वो मुझे अलाउ करे हर जगह अपने नाम के साथ अकाउंट खोलना, और वो मैपिंग भी हो सकती है कि मेरे पास मेरी वर्थ कितनी है, मेरा नो योर कस्टमर कितना है, मेरी स्टेटमेंट में कितना रहा है, पैसा कितना जा रहा है। तो आई थिंक इन द टाइम्स टू कम दिस इज गोइंग टू हैपन, इट मे टेक अ व्हाइल बट इट इज कमिंग। सर जब से डिजिटलाइज हुई हैं सारी चीज़ें, अब तो ये सारी चीज़ें हम कहेंगे डेटा वगैरह सब मौजूद है। अगर अब अकाउंट भी खोलते हैं या बैंक्स के पास भी जाते हैं, उन्हें पता होता है कि पहले अकाउंट ये थे और यहाँ पर ये हुआ था। ये सारी चीज़ें भी अगर डेटा वाइज बात की जाए, और अब बायोमेट्रिक सिस्टम्स भी हो रहे हैं डिफरेंट चीज़ों में, अब ब्रोकरेज हाउस में भी इवन ये सारी चीज़ सहूलियात मौजूद है। हमारा खुला था एक सिस्टम, लेकिन वो था इंट्रा ब्रोकरेज हाउस। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बैंक्स को और ब्रोकरेज हाउसेस को हिला के बात कर रहा हूँ। अब जो हम एक सेमिनार कल कर रहे हैं एक बैंक के साथ मिलके, उसमें हम RDA में तो नॉन रेजिडेंट्स हो गए ना, जो इस फैसिलिटी को पाकिस्तान में लोग अवेल कर सकते हैं, हम उसकी बात करें। और देखें इस फैसिलिटी को, इस टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट का हम फ़ायदा उठाएं कि अगर एक XYZ कमर्शियल बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, वो मेरे साथ अकाउंट खोलता है, तो उसका नो योर कस्टमर पे उसको हम बार बार क्यों तंग करें। और अच्छा चले अकाउंट खुल भी गया, उसने अकाउंट खोला किसी पार्टी ने मेरे साथ 10 लाख का, और उसने काम कर लिया 25 लाख का, तो मैं तो उससे जो चीज़ें मांगता हूँ वो कहता है थैंक यू वेरी मच जी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग यू आंसर्स एंड दिस एंड दैट। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक मेंटालिटी है बगावत की, वो कहते हैं यार ये आप, मैंने रियल एस्टेट में काम किया, फलां में किया, फ्लू में किया, किसी ने इतने सवाल नहीं किए जितने आपकी मजे टीम पूछी। क्या कहना चाहते हैं आप, रेगुलेटर्स मैं कहता हूँ हमारी कैपिटल मार्केट इज हाईली ओवर रेगुलेटेड, और ये मैं बरमला कहता हूँ, हमारी मार्केट में कोई आ जाए। मैं आपका इशारा पहले भी समझ रही थी, लेकिन अब मैंने कह दिया तो पूछना ही आप जो है ना निकलवा लेती है अंदर से बात सारी। एग्जैक्टली तो आप SECP को बोलना चाह रहे हैं या दूसरे रेगुलेटर्स को कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है ये हाईली रेगुलेटेड है, और इदारे वहाँ ज्यादा कुछ इतनी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि उनको भी ज्यादा रेगुलेशन कर दो, मैं कह रहा हूँ हमारे पे थोड़ी कम कर दो। FATF के ऊपर FATF से एक पैट ऑन द बैक लेने के लिए ये ना करें कि आप हमें इतना रगड़ दें कि हम स्टिफलिंग इफेक्ट आ जाए। राइट, ओके सर, कॉर्पोरेट अर्निंग्स के बारे में हम प्रोग्राम से पहले बात करें तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए कि क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है यहाँ पर। खुशी की खबर ये है कि कॉर्पोरेट अर्निंग जो हमारी गुजरी है एक क्वार्टर की, वो इतनी ज़बरदस्त है कि इसी पीरियड के क्वार्टर को मैं अगर पिछले से मैप करता हूँ, और हमारी AKD की रिसर्च हर वक्त करती रहती है, लोग पढ़ते नहीं है अलग बात है, 85% जो 100 कंपनियों का जिसका रिजल्ट आया हमने मैप किया है, तो मेरा सैंपल भी 10-20 कंपनियों का नहीं है, 100 कंपनियों का जो इस दफ़ा रिजल्ट आया वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में जो मैं चाहता हूँ उस पे 85% अर्निंग में ग्रोथ आई है, तो ये 85%। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स तो अच्छी आ रही हैं। सिर्फ ये है कि जो अफसोस हुआ थोड़ा सा हमारे इन्वेस्टर्स को, मुझे थोड़ा कम हुआ, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा हुआ, वो ये हुआ कि मोरेटोरियम था बैंक्स के ऊपर कि वो डिविडेंड नहीं देंगे बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स दैट दे हैव डन इन द पास्ट ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। अब जब मोरेटोरियम खत्म हुआ तो वी वर एक्सपेक्टिंग, वी मीन्स द इन्वेस्टर्स एंड वी, लेकिन बहुत अच्छा कंजूसी से लोगों ने, बैंकर्स ने डिविडेंड दिए हैं। व्हाई? दिस इज द रीजन। और सर एक्चुअली इस वीक के अंदर या इस पूरे मंथ के अंदर जो अर्निंग्स आ रही थी उसमें ये सोचा जा रहा था कि मार्केट बहुत ज़बरदस्त बुलिश परफॉर्मेंस देगी, लेकिन यहाँ पर कुछ इसी वजह से बिलो द एक्सपेक्टेशन ये रीजंस हुए हैं। लिक्विडिटी एक्स्ट्रा आ जाती पाकिस्तान की मार्केट में, क्योंकि जिस तरह बड़े बैंक्स ने कमाई तो की 20-25 रुपए की और डिविडेंड दिया 4 रुपए, तो ये तो नॉट फेयर। मतलब ये खुला तजाद हुआ है, बहुत खुला तजाद हुआ है। तो सर मार्केट तो एक्सपेक्ट कर रही है ना, तो ये फिर सही डाउन जा रहे हैं। बैंकर्स ने तो अपने लिए रोक लिया पैसा। अच्छा, लेकिन ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू साथ साथ दे दूं, क्योंकि मेरा हर दफा आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है। ये तो हो गया कि अर्निंग कमाई हुई और ना दिया। मैं एज व्हेन आई इन्वेस्ट माई सेल्फ, या मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ, मुझे वो कंपनी पसंद आती है जो अर्निंग अच्छी करे। डिविडेंड दे ना दे मुझे परवाह नहीं होती, अर्निंग्स अच्छी होनी चाहिए। मैं एक दो क्वेश्चन और कर लूं, फिर आपसे मैं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस पे आऊंगी, लेकिन पहले मैं चाहती हूं कि एक दो सवालों के जवाब दे दें आप। सर ओवरऑल ये दिखाई दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो श्रीलंका गए हुए हैं, कुछ पोजीशन स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बायलैटरल रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, तो क्या और चीज़ें हैं, क्या और सिचुएशन है जो बन सकती है पॉजिटिव वे में पाकिस्तान के लिए CPEC पॉइंट ऑफ व्यू से? ये जो गवर्नमेंट लेवल पे होती है इंटरेक्शन, इससे फ़ायदा तो होता है। श्रीलंका हमारे थिक एंड थिन में
छोटा मुल्क है लेकिन साथ खड़ा होता है, उसके भी मुश्किलात बहुत सारी गुजरी हैं उसके साथ भी। और प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा अल्लाह करे और कामयाब हो, हमारी एज अ पाकिस्तानी दुआ है। बट एक अच्छी बात ये होती है कि ईच टाइम आर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गो टू अ कंट्री, वो एक सी पैक में उनको ऑफर दे देते हैं कि आप इसमें आ जाएं। तो सऊदी अरब को दी, रशिया को दी, तो ठीक है चले उनके इन्वेस्टर्स से। जाहिर है श्रीलंका इज़ नो एक्सेप्शन, वहाँ के लोग भी आना चाहें या हम वाइस वर्सा उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और वो पाकिस्तान में आए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको सी पैक में शामिल होने की, मैं पढ़ रहा था अभी आने से पहले, दावत दी। अच्छा, गुड। तो सी पैक इज सच अ कॉमन पॉइंट दैट एवरी कंट्री whomsoever we are friendly with, हम उनको कहते हैं कि आप इसमें ज्वाइन करें, क्योंकि हमें पता है कि पीछे जो हमारा चाइना साथ जो खड़ा हुआ है, जो हमारी रिलेशनशिप में, वो हमारी बात पे लबैक कह देते हैं। एग्जैक्टली और एक बड़ा डोर है जो कि ओपन होना चाहिए सबके लिए। एट द सेम टाइम एक सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा एक मार्केट के सेंटिमेंट्स को हर्ट भी कर सकते हैं और अच्छा भी कर सकते हैं, तो ये भी प्लीज़ ज़रा बताइए कि मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करेगी। लेकिन 3 मार्च को शायद है ना इलेक्शन। हाँ, एग्जैक्टली सर, मैं PSX के बारे में डिटेल जानना चाहती हूँ ना, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कोई पॉइंट किसी भी एस्पेक्ट से मिक्स ना हो या मिस ना हो। नहीं, हमने भी इस थोड़ा सा पॉइंट तेज रखा हुआ है, मुझे पता है आपके बहुत सारे सवाल होते हैं। मेरे ख्याल से सेनेट के इलेक्शन की एक दफ़ा लेट्स गेट ओवर विद इट, बिकॉज ये थोड़ी सी इस वक्त इशू है और ये जो पिछले बहुत सारा टाइम हमारा स्पेंड हो रहा है कोर्ट्स का भी और पॉलिटिशियंस का भी और यानी टीवी का जो एयर टाइम है और हम सबका, वो इसकी डिस्कशन में है कि ओपन बैलेट और क्लोज बैलेट, और हम बहुत कुछ कर सकते हैं एज अ कॉम, लेकिन हमें जो लोग हैं हमारे वो इसी चीज़ों में फंसाते रहते हैं। 3 मार्च गुजर जाएगा, सेनेट का जो होना है हो जाएगा, उसके बाद कोई और कहानी आ जाएगी जिसमें फिर मैन आर्ट्स लगेंगे, जिसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें व्हेन एवर वी वॉच टीवी इवन टू अनवाइंड, तो वो कोई ना कोई पट्टियाँ चैनल चलते रहेंगे और हमारा टाइम ऑक्यूपाई और हमारा। सर उसका एक तरीका है कि आप PTV न्यूज़ देखें और रेगुलरली देखें, आपको प्रॉपर्ली ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। उसके लिए आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे, आपको कोई जो है वो ज़्यादा सुर्खियाँ लगा के कोई ऐसी चटपटी खबरें बना के नहीं दी जाएगी। चलें सर, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस पे आते हैं। सीमेंट सेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है? बहुत सीमेंट सेक्टर में ग्रोथ बहुत शानदार थी है, और अच्छी बात यह है कि आप ये देखें कि हर एक अच्छा नोटेबल सीमेंट मैन्युफैक्चरर ने एक्सपेंशन अनाउंस की हुई है। 62-63 मिलियन टन्स की कैपेसिटी है, 80-85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रही है। लेकिन हमारे जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, 3 ने तो कर दी है, 1 ने आजकल में करनी थी, तो एक्सपेंशन में लोग जा रहे हैं। वो छोटा सेक्टर, वो छोटा स्क्रिप्ट है, बट फिर भी अच्छी नहीं, वो प्राइस में छोटा है लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी भी ज्यादा है। तो आई थिंक सीमेंट हैज डन वेल, सो हैज ऑटो के नंबर तो ऐसे शानदार हैं कि हैरानगी होती है कि हम कहाँ। मैं सेक्टर पूछ रही थी, ऑटो पे खुद आ गए, वो चल नहीं रहा है सर। सीमेंट सेक्टर है, पॉलिसी भी आनी है। और आप हमेशा पूछती थी टेक्सटाइल पॉलिसी, शुक्र आपने नहीं पूछी, क्योंकि वो ना आनी है ना आई है। अच्छा, तो मैं सेक्टर्स फटाफट कवर कर लूं, फिर आप कहेंगे हमारा टाइम खत्म हो गया। सर सीमेंट के साथ स्टील प्लीज ये बताइए ना। अलाइक स्टील तो जी, कंस्ट्रक्शन का सारा पैकेज बहुत अच्छा चला है। उस पैकेज की वजह से अर्निंग्स भी हैं, और आप देख रही हैं कि जो कंपनियों का लोग जो 3-4 ऐसे स्टॉक्स, मेगा स्टॉक्स, जिनके उन्होंने अपनी अर्निंग्स में एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, उसके अंदर सीमेंट और स्टील दोनों शामिल हैं। राइट सर, ऑटो सेक्टर का आपने जिक्र किया। मार्केट जब थोड़ी सी भी चली थी, स्टार्ट में मार्केट रिकवर हो रही थी 27,000 के बाद, ऑटो सेक्टर चल रहा था उस वक्त, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा था। अब क्या हुआ है कि मार्केट में उसकी इतनी ज़्यादा एक वेटेज दिखाई नहीं दे रहा, 50% उसकी प्राइस दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों? नहीं, कोई सैंपल हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो, या आपने जो देखा हो, वरना अदरवाइज जब तक इंटरेस्ट रेट डाउन है, जो हमारी प्रोडक्शन है ऑटो की नंबर्स की, वो बता रही है। अब आप एक जापानीज असेंबलर है, वो 9,000 गाड़ियाँ 1 महीने में बेची हैं उसने जनवरी में, और फरवरी भी खत्म नहीं। वो तो उसको पर्सनली बेनिफिट्स हो रहे होंगे। नहीं, लिस्टेड कंपनी है, मुझे बेनिफिट हो रहा है, आपको भी हो सकता है। लेकिन सर जो मार्केट वाले वेट कर रहे हैं, जो मार्केट के अंदर स्क्रिप्ट्स बढ़ने हैं, वो क्यों नहीं बढ़ रहे? सारे एक कंपनी तो नहीं ना, सबकी बात होनी चाहिए। जी, मैं तो बता रहा हूँ कि ओवरऑल तमाम ऑटो असेंबलर्स के जो प्रोडक्शन लेवल्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऐसे तो नहीं मतलब उनका मार्जिन्स जो हैं क्रॉस और वो नेट मार्जिन्स बढ़ेंगे। जब आपकी प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ते हैं तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिवाइड हो रही होती है ज़्यादा यूनिट्स पे। अच्छा। तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। योर फेवरेट सेक्टर IT? मेरा अभी भी टेक्नोलॉजी है, और अगले अगर मैं 15-20 दिन तक आपके प्रोग्राम में ना आया तो बैंकिंग भी हो जाएगा।
ओके तो चलें सर, बैंकिंग को भी ज़रा आज इन्होंने फेवरेट करार दे दिया है। अच्छा, इसके साथ साथ फार्मा कैसा दिखाई दे रहा है? वैक्सीनेशन आने का इम्पैक्ट तो खैर नहीं होगा, लेकिन फार्मा फिर के भी अंदर देखिए, हम लोग जो है मल्टीनेशनल्स हैं, उनका फ्लोट है नहीं, तो मुझे पसंद है सेक्टर। लेकिन इसके अंदर फार्मा में बहुत बड़ी एक कंपनी है जिसका 25-30 बिलियन की सेल्स है और उसकी एक डील भी हो रही है। लेकिन वो अनलिस्टेड स्पेस में है, तो ये हमारे जो लोग मार्केट में फार्मा सेक्टर के अंदर, क्योंकि जो छोटी कंपनी है हमारी अपनी इंडिजिनियस, वो लिस्टेड नहीं है, और जो बड़ी लिस्टेड कंपनी है उनका फ्लोट नहीं है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता फार्मा सेक्टर की डेवलपमेंट। अच्छा, और फर्टिलाइजर वो कैसा दिखाई दे रहा है? जी, फर्टिलाइजर लुक्स गुड, लेकिन वो जो गैस का जो उनको एक इशू था, वो थोड़ा कभी हाईलाइट ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। परमीट गैस पे जो चले गए हैं उनको प्रॉफिटेबिलिटी दोबारा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट ने उनको थोड़ा सा लीवे दिया है। बट आई थिंक मुझे पर्सनली, क्योंकि हम अजनास की कीमतें बढ़ी हैं और आपने देखा होगा कि यूरिया की डैप की प्राइसेस भी बढ़ी है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा बढ़ गई हैं, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इनकी भी बढ़ जाएगी काफ़ी। वन लास्ट सेक्टर, पेपर कैसा दिखाई दे रहा है? पेपर, हम तो पेपरलेस इकॉनमी पे चले गए इस वक्त, तो पेपर तो सिर्फ स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं। मेरा कोई खास व्यू नहीं है इस पर। खास व्यू नहीं है, तो आपने जो फेवरेट करार दिए हैं वो है आपका आईटी और टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन में ये सीमेंट और स्टील। बैंक्स भी आपने कहा है, बैंक तो आपने बोला है 15-20 दिन के बाद हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,10,700 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 94,907 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $1,807.21, ऑयल WTI पर बैरल $61.91, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $65.71। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 191.50, सेलिंग वाज 193.50, यूके पाउंड बाइंग रही 223.50, सेलिंग वाज 226 रुपीज, यूएस डॉलर बाइंग रही 158.60, सेलिंग was 159.30. Chinese yuan buying at 24.90, selling was 25.05. Saudi Riyal buying at 42 rupees, selling was 42.50. UAE dirham buying at 43 rupees, selling was 43.50. Kuwait dinar buying रही 503 rupees, selling was 505.50. And lastly Omani Riyal buying रही 410.50, selling was 412.50. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, गोल्ड कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस भी बढ़ रहे हैं, एट द सेम टाइम पाकिस्तान में थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका जो है वो लेट है। देखिए, कमोडिटीज़ के अंदर जो मेरा पर्सनल व्यू होता है वो उन कमोडिटीज़ में जहाँ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई हेजिंग के लिए चीज़ मिल जाए, जिस तरह टेक्सटाइल इज सच एन एग्जांपल कि पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा वॉलमार्ट टाइप कंपनी का ऑर्डर आता है तो कमोडिटी प्राइस उसकी या तो प्रॉफिट को बहुत बढ़ा देती है या बिल्कुल फारिग कर देती है। और बहुत आई हैव सीन कंपनीज विच हैव गॉन बैंकरप्ट बिकॉज ऑफ द कमोडिटी प्राइस की जो वेराइटी या वेरिएशन आती है। तो मुझे पर्सनली वो कंपनी पसंद है और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनको सपोर्ट करे, जहाँ जिस तरह मैं एग्जांपल आपको एक बड़ी ब्लेटेंट किस्म की दे रहा हूँ, कॉटन की अदर बाकी लोग तो ये कर रहे हैं ना कि सिर्फ क्वांटिटी में उसकी प्राइस की मूवमेंट के ऊपर वो इंटरनेशनल प्राइस है, डिसीजन टेकर बन के उसकी सिर्फ प्लस माइनस में खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप एक होजरी या कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैं और आपने कोई बिड की है अगेंस्ट योर काउंटर पार्ट्स वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका वेरेवर, और आपने एक रेजर थिन मार्जिन पे आपने कॉन्ट्रैक्ट विन किया है, आपको अगर प्राइस की वोलेटिलिटी में प्राइस ऊपर चली गई तो आपके तो 6 महीने, साल, 2 साल की आप डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट यू हैव वन, आप बिल्कुल आउट हो जाएंगे। तो मुझे ये कहना है गवर्नमेंट से कि जो तो ऐसी कमोडिटी है जिसके पीछे इंडस्ट्री फ़ायदा उठा रही है उसको प्रमोट करें। ये जिस तरह हमारे यहाँ सिंध में वो छोटी जो लाल मिर्च और इजनास है, इसकी भी बहुत बड़ी कमोडिटी है। सर मैं चाहूंगी अभी टाइम का गोल्ड के लिए मुझे मजा नहीं आता, थोड़ा सा शॉर्ट है तो मैं चाहूंगी आप जरा प्लीज कमेंट कर दें। टेक्सटाइल पॉलिसी के ऊपर आपने अपना इजहार ख्याल किया था, तो जरा प्लीज जरा बताइए वो क्या था। मेरे ख्याल से टेक्सटाइल वालों ने और टेक्सटाइल की अपॉर्चुनिटी जो मिल गई चाइना की वजह से, उसकी वजह से there are industrialists who have capitalized onto the opportunity that has been offered to them और they have done wonderfully well. But policy फिलहाल ना नज़र आ रही है ना आएगी।
ये दिस इज द रीजन आप जो उस वक्त क्रिटिक्स कर रहे थे। थैंक यू सो मच फरीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने टाइम दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज besttalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।